आज हम अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और नगरीय केंद्र इसके बारे में जानेंगे। तो मध्यकाल यानी आलोच्य काल की जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही उसको और किस प्रकार से उसने अपना विकास किया और उसके अंतर्गत क्या क्या डेवलपमेंट हुई और कैसी व्यवस्था थी मध्यकाल में, उसके बारे में विस्तार जानेंगे। आलोच्य काल की अर्थव्यवस्था 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक यहाँ परंपरागत अर्थव्यवस्था प्रचलित रही। आज की तरह उस समय भारतीय कृषि प्रधान मतलब व्यवस्था थी, जैसे आज है वैसे उस समय थी। और उस समय कृषि के विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे और खेती भी जो बड़े पैमाने पर मतलब जीविका का साधन कृषि ही थी। तो जायद की फसलें और खरीफ और रबी की फसलें उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त बाग बागान भी बड़ी मात्रा में उगाए जाते थे। तो इसके बाद देखते हैं उपज। मुख्य फसलों में गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, मटर, तिलहन, गन्ना, रुई आदि थे। फलों में आम, अंगूर, केले, खरबूजा, अंजीर, नींबू, खिरनी, जामुन आदि थे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 1200 बाग दिल्ली में लगवाए थे। तो फिरोज शाह तुगलक को अधिक से अधिक बाग लगाने का उस समय शौक था। और भी अगर मुगल काल में देखें तो उस समय भी बड़े पैमाने पर इन्हीं फसलों की खेती की जाती थी। प्रौद्योगिकी। भारत में तोपें, बारूद बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका था। सूती, ऊनी, रेशमी कपड़ा, धातु उद्योग, बर्तन, आभूषण उद्योग इस समय काफ़ी बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जाते थे और इन उद्योगों से लोगों को रोजगार और उनकी जीविका का साधन ये उद्योग थे। इसके बाद देखते हैं कृषि। तो आलोच्य काल यानी मध्यकाल में कृषि जो थी वो बड़े पैमाने पर की जाती थी और कृषि में खरीफ, रबी और जायद की फसलें प्रमुख रूप से पैदा होती थी। कृषि में सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो वर्षा पर निर्भर थी। कुओं, तालाबों और नहरों से भी कृषि की जाती थी। कृषि करने के लिए विभिन्न प्रकार के हलों, खुरपों और काटने वाले औजारों का उपयोग होता था। कृषि में प्रमुख रूप से बैल का प्रयोग होता था और अन्य जानवरों को भी प्रयोग में लाया जाता था, जैसे भैंसा, ऊंट इत्यादि। उद्योग धंधे। आलोच्य काल यानी मध्यकाल में उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर विकसित हो चुके थे, जिसमें लकड़ी उद्योग, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग और आभूषण उद्योग, काष्ठ कला उद्योग, इसके अतिरिक्त लकड़ी के बहुत सारे सामान बनाए जाते थे। इन उद्योगों के माध्यम से लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता था और इसमें सल्तनत काल और मुगल काल में बहुत सारे सुल्तानों और मुगल सम्राटों ने उद्योग धंधों के बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में इस समय वस्त्र उद्योग देखा जाए तो काफ़ी अच्छी अवस्था में था। इस समय मखमल खास, जो मखमल खास सरकार ए आली, आब ए रहमान, शबनम आदि, कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, बनारस से रेशम उद्योग प्रमुख केंद्र थे। तो इस समय जो मलमल काफ़ी फेमस कपड़ा था इस समय और ये जिनका नाम था अलग अलग मलमल खास, सरकार आली, आब ए रहमान, शबनम आदि, कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, बाजार, बनारस जो ये जो केंद्र थे, यहाँ पर रेशम उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हो चुका था। इसके बाद धातु उद्योग। तो धातु उद्योग में विभिन्न प्रकार के धातुओं से बने हुए औजार, हथियार और जिसमें धारियाँ, तलवारें, हथियार, बर्छी बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि लोहे के आविष्कार से मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल गई, कि वो लोहा एक ऐसी धातु थी जिसने बहुत सारे जो मुश्किल कार्य थे जैसे घर बनाने में
और विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में, कृषि कार्य में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा, जिससे कि लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। तो धातु उद्योग में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की जो जरूरत की चीज़ें थी उनको बनाया जाने लगा। कागज उद्योग अधिक उन्नत अवस्था में नहीं था, लेकिन सियालकोट, मानसिंगी, खरपुरी कागजों के लिए प्रसिद्ध जगह थी। लाहौर तथा आगरा में भी कारखाने कागज उद्योग के थे। चमड़ा उद्योग, घोड़े के लिए कांटे तथा लगाम, तलवार की म्यान, जूते, पानी की मशक, चमड़े की चटाइयाँ भी इस समय बनाई जाती थी। तो चमड़ा उद्योग, जैसे कि उस समय घोड़े का प्रयोग अधिक होता था युद्ध में और घुड़सवार सेना, तो उस समय लकड़ी की घोड़े के लिए काठी बनाई जाती थी, चमड़े की बनती थी, और इसमें लगाम, तलवार की म्यान, वो तलवार को रखने के लिए जो जिस चीज़ की जरूरत पड़ती थी वो म्यान, और जूते, पानी की मशक, ये चमड़े से बनाई जाती थी। और चटाई, चमड़े की चटाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनको लोग दैनिक कार्यों में यूज करते थे। चीनी उद्योग, इस समय उत्तम प्रकार की चीनी जो बनती थी वो लाहौर और दिल्ली, वियना, काल्पी आदि में बनाई जाती थी। तो चीनी उद्योग भी इस समय उन्नत अवस्था में था। और चीनी का प्रयोग जैसा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में और अन्य चीज़ों में प्रयोग में होता था। अन्य उद्योग में बर्तन, खिलौने, लकड़ी उद्योग, वस्त्र उद्योग भी इस समय काफ़ी अच्छी अवस्था में थे। बर्तनों में विभिन्न प्रकार के बर्तन जो दैनिक गतिविधियों में प्रयोग होते थे, और खिलौने, बच्चों के खिलौने जिनको बच्चे मनोरंजन का साधन खिलौने थे। और लकड़ी उद्योग में विभिन्न प्रकार के लकड़ी के जैसे चारपाई और कुर्सी, मेज और दरवाजे, ये इस तरह की लकड़ी के से वस्तुएं बनाई जाती थी। और वस्त्र उद्योग हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार से मलमल और चिकन ये काफ़ी प्रसिद्ध थी। लखनऊ की चिकन जो वस्त्र था एक प्रकार का, तो वह भी काफ़ी उस समय प्रसिद्ध था। व्यापार तथा वाणिज्य, तो व्यापार और वाणिज्य भी इस समय काफ़ी उच्च अवस्था में था, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्थल और जल मार्ग से व्यापार किया जाता था, जिसमें विदेशी व्यापार में देखें तो मुल्तान और कश्मीर से होकर एशियाई देशों से थल माल द्वारा व्यापार होता था। और लाहौर, मुल्तान, लाहौरीबंद, कैम्बे, पटना, आगरा बड़े व्यापार के बाजार थे। समुद्री व्यापार में देखें तो समुद्री व्यापार अफ्रीका व्यापारियों के हाथ में था। समुद्री व्यापार अफ्रीका व्यापारियों के हाथ में था। कैम्बे, किलन, कालीकट में सामान लाया और ले आया जाता था। और समुद्र से जो कीमती वस्तुएं, धातुएं, मसाले, जो भी और कीमती पदार्थ ये समुद्री व्यापार से लाए और ले जाए जाते थे। स्थल मार्ग से व्यापार में प्रमुख रूप से जैसे खाद्य वस्तुएं और वस्त्र और अन्य वस्तुएं जो दैनिक उपभोग की होती थी उनको स्थल मार्ग से लाया ले जाया जाता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें ऊंट, घोड़ा और भैंसा इत्यादि। व्यापार संतुलन जैसे कि देखा कि भारत में संपदा की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण भारत में विदेशी आक्रमणकारी सदैव आक्रमण करते रहे और आक्रमण के लिए आकर्षित भी हुए। और जैसा कि हमने देखा गुलाम वंश और मुगल वंश, ये यहाँ की धन संपदा और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण के कारण ही यहाँ पर अपने आप को इन्होंने स्थापित किया। आंतरिक व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि दैनिक उपभोग की वस्तुओं का इधर से उधर आवागमन होता था और लोगों की जरूरतें पूर्ति होती थी, और जिसमें खाद्य वस्तुएं, उनके वस्त्र और अन्य आभूषण, बर्तन इत्यादि तमाम सामग्रियों का व्यापार आंतरिक रूप से होता था। और यहाँ पर व्यापारियों को चुंगी भी देनी पड़ती थी। परिवहन के साधनों में ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ था, लेकिन पशु द्वारा खींचे वाली गाड़ियाँ अधिक प्रचलित थी। इसमें
बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी इत्यादि। अंतर प्रादेशिक व्यापार भी प्रचलित अवस्था में था काफ़ी, मतलब एक राज्य से दूसरे प्रांत में, दूसरे प्रांत से तीसरे प्रांत में, इस प्रकार से जरूरत की वस्तुओं का लेन देन होता था। बैंकिंग व्यवस्था, उस समय बैंकिंग व्यवस्था जो कि आज की तरह तो नहीं थी, लेकिन उस समय शहर एवं कस्बों में महाजन होते थे। कौन होते थे? महाजन। जैसे सेठ साहूकारों से रुपया उधार दिया जाता था और राज परिवार के लोग भी कर्ज दिया करते थे। तो कर्ज लेने का काम ये होता था कि किसान जरूरत पड़ने पर पैसा उधार लेते थे और सूद उनको देना पड़ता था। और जब कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती थी कि उनका कर्ज ना अदा करने की स्थिति में उनकी भूमि का अधिग्रहण भी कर दिया जाता था। लेकिन बैंकिंग व्यवस्था में लोगों की जरूरत पड़ने पर महाजन, शेर साहूकार और राज परिवार लोगों को धन उपलब्ध कराते थे। तो आज हमने देखा कि अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और नगरीय केंद्र में आलोच्य काल की अर्थव्यवस्था उपज, प्रौद्योगिकी, कृषि उद्योग, धंधे, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, अन्य उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, विदेशी व्यापार, समुद्री व्यापार, हर माल से व्यापार, व्यापार संतुलन, विदेशी तथा भारतीय व्यापारी, आंतरिक व्यापार, परिवहन के साधन, आंतरिक प्रादेशिक व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था। तो आज हमने आलोच्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से जाना। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।